मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में क्यों ना इस दशहरे पर हम अपने निवेश की बुरी आदतों का भी दहन करें और अच्छी आदतों को अपनाएं, चाहे वो फंड के सिलेक्शन की बात हो या फिर हमारे पेशेंस की। इस दशहरा पर हम आपको बताएंगे निवेश की 10 बुरी आदतें जिन्हें आपको है छोड़ना, साथ ही बताएंगे निवेश के 10 रामबाण फंड भी। और हमारे साथ आज के शो में शामिल हो चुके हैं हमारे 2 खास एक्सपर्ट्स, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। बहुत स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप सबसे पहले आप दोनों को ही दशहरा के इस पर्व की बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। समझना जरूरी है कि हम निवेश और दशहरा का इस पर्व को क्यों जोड़कर देख रहे हैं। मैं सबसे पहले हर्ष आपसे जानना चाहती हूँ, दशहरा और निवेश दोनों में क्या कनेक्शन है जिसकी हम आज बात करें? थोड़ा संक्षेप में दोनों से पहले बात करें। स्वाति, दशहरा की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये टॉपिक आपने बहुत अच्छा लिया है कि दशहरा और इन्वेस्टमेंट्स को लेके क्या है जो हमें बहुत खास बनाता है। तो पहली चीज ये है कि आज अगर मान लीजिए हम इस तरह की बात करें कि एक नई शुरुआत की तरफ हमने कदम रखा है, हमने एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, तो अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वैसे बनाए तो हमारी जो जिंदगी है वो भी खुशहाल बन जाएगी। एक नई तरीके से हम शुरुआत करके एक नई खुशियां अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो और हम हमारे जो बिहेवियर है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जो रवैया है उसे बदल के एक अच्छी तरीके से हम हमारा निवेश का पोर्टफोलियो अगर बनाते हैं तो हम भी एक खुशहाल जिंदगी की तरफ अपना कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो दशहरा और जो निवेश है, हम दशहरा से निवेश के कुछ मंत्र सीख सकते हैं। और मोहित, आपकी नजर में दशहरा क्या सिखाता है हमें अपने निवेश के सफर के लिए? स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को विजयदशमी की। तो देखिए, मुझे एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत की एक पंक्तियां याद आती है कि मन से रावण को निकाले, राम उसके मन में है। तो जब आप मन से बुराइयों को निकाल देते हैं तभी आपके मन में राम का वास होता है। और उसी तरह जब आप बुरी आदतों को, बुरी बचत की चीजों को जब आप अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी से निकाल देते हैं तभी आप इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में सफलता प्राप्त करते हैं। तो आपको जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो आपको रोके रखती हैं या जकड़े रखती है, जिसके चलते आप अच्छी तरह से निवेश नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते या गलत निर्णय लेते हैं, आप बचत नहीं कर पाते हैं, तो उन सब चीजों को जब आप दूर रख देते हैं, उन सब चीजों से जब आप परे हट जाते हैं, तभी आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे लिए दशहरा की सबसे बड़ी सीख वही है। तो विजयदशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है और इसी से कुछ हम आज सीख लेकर निवेश के सफर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हर्ष, बताइए जरा कौन सी ऐसी 5 बुरी आदतें हैं। डिटेल में हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, अभी मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि कौन सी 5 बुरी आदतें हैं आपको लगता है कि किसी को दशहरा के इस पर्व से सीखनी चाहिए उनके निवेश के सफर में। तो देखिए स्वाति, 5 बेसिक चीजें बताता हूं जो बहुत सिंपल है इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि हम करते नहीं हैं। तो पहली चीज है कि कोई भी निवेशक को अपना जो इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन है, जो एसेट एलोकेशन है, वो पास्ट रिटर्न्स देखते हुए बदलना नहीं चाहिए। इसकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। सिंपल कहने का ये मतलब है कि जब मार्केट बहुत अच्छा ऊपर चलता है तो लोग अपना डेट एलोकेशन कम करके इक्विटी में बढ़ा देते हैं। दूसरा है, जो स्कीम्स आप जो सिलेक्ट करते हैं वो रिसेंट के पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए, कि आज मान लीजिए कोई स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो हमने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गए और पास्ट के रिटर्न्स देख लिए और बस उस बेसिस पे हम स्कीम्स बदलते रहते हैं। तीसरी चीज जो है वो ये है कि जब हम एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं जिसमें हम लार्ज कैप, मिड कैप, अलग अलग कैटेगरीज के फंड्स लेते हैं, फिर हम ये गलती करते हैं कि हम वही स्कीम्स, हम अपने ही पोर्टफोलियो के अंदर 2 स्कीम्स को कंपेयर करते हैं कि लार्ज कैप ने कम रिटर्न दिया, मिड कैप ने ज्यादा दिया, तो हमें लगता है कि लार्ज कैप अच्छा नहीं है। तो हालांकि ये एक है कि हम अपने रिटर्न्स जो कंपेयर करते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग स्कीम्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं।
चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि हम हमारी इमरजेंसी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम बहुत ऑप्टोमिस्टिक हो जाते हैं कि भाई हमें इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है, और सारे पैसे हम लॉन्ग टर्म या ऐसी कोई जगह पर लगा देते हैं जो हम निकाल नहीं पाते हैं। और पांचवी चीज है कि हमारी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो चीज को हम ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। जब मार्केट तेजी में होता है तो हमें लगता है कि नहीं इतना रिस्क तो हम ले सकते हैं वगैरह, और जब मार्केट गिरता है तब हमें रियली पता चलता है कि हम कितनी रिस्क ले सकते। तो ओवर एस्टिमेटिंग हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग बुल रन एक पांचवी जो एक बुरी आदत है इन्वेस्टर्स की, जो इन्हें अपने इस पे कामयाबी पानी है। ओके, और मोहित, आपकी नजर में निवेश की ऐसी कौन सी 5 बुरी आदतें हैं जिसका दहन होना चाहिए दशहरा पर? जी, तो देखिए मैं यहाँ पर भगवान राम की जीवन से ही कुछ बातें चुनना चाहूंगा और उन्हीं को मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बुराइयों को त्यागना है। इन्वेस्टमेंट में भी आपको बुराइयों पर जीत हासिल करनी है, यानी आपको हाई कॉस्ट डेट से बचना है, गलत प्लानिंग से बचना है, इत्यादि, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि भगवान राम ने जो रावण पर विजय हासिल की थी वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से हासिल की थी। उन्होंने पूरी सेना को एकत्रित करके अच्छी तरह से संयोजन करके जीत हासिल की थी। तो वहीं पर निवेशकों को भी पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग से और स्ट्रैटेजी से ही निवेश की दुनिया में सफर अपना शुरू करना चाहिए। बिना प्लानिंग किए कभी भी आप निवेश की दुनिया में प्रवेश ना करें। तीसरी बात, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, संयम के भगवान है वो। तो यहाँ पर निवेशकों को भी पेशेंस और परसेवरेंस और संयम अपने पोर्टफोलियो में बरतना होगा। जितना लंबी अवधि देंगे अपनी पोर्टफोलियो को उतना ही ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा। चौथी बात, कभी भी निवेशक अपनी लक्ष्मण रेखा ना लांघे। लक्ष्मण रेखा लांघने से क्या हो सकता है, ये हम सबको पता है। अब जब माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को लांघा था तो पूरे रामायण की पटकथा एक तरह से उसी के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर निवेशक भी जब कभी बहुत ज्यादा ग्रीड में आकर, जैसा हर्ष ने भी बोला, बहुत ज्यादा बहाव में आकर, मार्केट के रुझान में आकर जब एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और अपने एसेट एलोकेशन को ब्रेक कर देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। और आखिरी बात, ईगो किसी का भी डाउनफॉल करवा सकता है। रावण बहुत बलशाली था, बहुत ही शक्तिशाली और भगवान शिव का परम भक्त था, पर फिर भी अपने घमंड में, अपने अहंकार में रावण ने सब कुछ खो दिया। और वही चाहिए कि जब निवेशक अच्छा रिटर्न बना रहे हो तो उसके मद में आकर उन्हें बहुत ज्यादा बह नहीं जाना चाहिए। उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट का रुझान कैसा है, उनका एसेट एलोकेशन कैसा है। तो यहाँ पर हर निवेशक को अपने ईगो को त्यागने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, तो कुछ ऐसे 5 मंत्र है या सीख हम कह सकते हैं जो विजयदशमी के इस पर्व से ले सकते हैं अपने निवेश के सफर में भी। हर्षवर्धन, आपने अभी कुछ समय ये पहले कहा कि एसेट एलोकेशन ये एक ऐसा पूरा प्रोसेस है जिसपे लोग या तो गौर करते नहीं है, और अगर करते भी तो कुछ हद से ज्यादा कर देते हैं, अति कर देते हैं। एसेट एलोकेशन बार बार बदलना, कब बदलते हैं बार बार एसेट एलोकेशन, और आइडियली एसेट एलोकेशन बदलना कब चाहिए? तो स्वाति, इसमें देखिए हर एक इंसान की ना अलग अलग जरूरतें होती हैं और अलग अलग टाइम पीरियड में उन्हें पैसे की जरूरत होती है। तो कोई जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है, कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। और जो लंबी अवधि के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं उनके लिए जो आप प्रोडक्ट्स चूज करते हैं वो अलग होते हैं। तो पहले जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तब एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाया जाता है। उसके पहलू क्या क्या होते हैं? एक है आपको कितने वक्त में पैसे चाहिए, आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है कि भाई आपको लंबी अवधि में पैसे तो चाहिए लेकिन आप इतना रिस्क ले नहीं सकते। तो उसको लिहाज में रखते हुए हमें एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाना रहता है। तो पहले जब आप शुरू करते हैं, आप एक एसेट एलोकेशन प्लान बना के शुरू किए, आप उसे फॉलो करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अपना एसेट एलोकेशन प्लान चेंज नहीं करते क्योंकि मार्केट का सर्कमस्टेंसेस बदल गया। अब पिछले 2-3 साल से ये बात हो रही है कि लोगों ने शुरू किया था मान लीजिए 60-40 से, कि 60% उनका इक्विटी में होना है, 40% डेट में होना है। अब सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मार्केट बहुत तेजी से चल चुका है, तो वो डेट का एलोकेशन कम करके इक्विटी में बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये गलत है। तो दूसरा सवाल जो आपका था कि कौन से मौके पे हमें एसेट एलोकेशन चेंज करना चाहिए, आपके जो पहलू जिसको आपने ध्यान में रखते हुए अपना एसेट एलोकेशन बनाया था, जब वो फैक्टर्स चेंज होंगे तब आप अपना एसेट एलोकेशन चेंज करेंगे। विच मीन्स आप अपने गोल के करीब आ गए हैं, या तो फिर आपकी इनकम में कोई बदलाव हुआ है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में बदलाव हुआ है,
या आपके गोल्स में चेंजेस आए हैं, तब आप जाके अपना एसेट एलोकेशन प्लान चेंज करेंगे। सिर्फ इसी बात पे चेंज करना कि पिछले 3 साल से मार्केट बहुत तेजी में है तो सारा पैसा इक्विटी में लगा दे, वो एक गलत स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। तो एसेट एलोकेशन की बात हुई कि एसेट एलोकेशन आपको बदलना कब चाहिए, पर एक और जो गलती है जिसकी बात आपने कही मोहित, वो है कि आप किस तरीके से अपने जो रिटर्न है उसकी हमेशा तुलना नहीं करते हैं। आप सही से प्लानिंग नहीं करते हैं और ये रिटर्न का जो है पूरा एक अट्रैक्शन या आकर्षण है वो काफी ज्यादा बांधे रखता है इन्वेस्टर्स को। क्या वजह रहती है कि रिटर्न के बेसिस पे ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स है अपने निवेश के फैसले रखते हैं? जी स्वाति, तो देखिए ये अक्सर देखा गया है कि निवेशक जो है वो लास्ट 1 साल का 3 साल का रिटर्न देखकर अपने स्कीम्स का चुनाव करते हैं। यहाँ पर सबसे बेसिक जो मिस्टेक है वो यही है कि आपने एक अच्छी नींव नहीं रखी है निवेश के लिए। आपने अच्छी तरह से अपना प्लान स्वरूप बनाकर एसेट एलोकेशन के साथ में डाइवर्सिफाई करके हर तरह के एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा कर कर आपने अगर स्कीम्स का चुनाव किया है तो आप कभी भी गलत नहीं जाएंगे। राइट, जैसा हर्ष ने भी बोला, आप अपने रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन, उन सबको ध्यान में रखकर कभी स्कीम को चुनेंगे तो आप गलत नहीं जाएंगे। पर जहां तक देखा गया है, अक्सर निवेशक सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं। उन्हें लगता है कि किसी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में रिटर्न अच्छा आया है तो वो वहां पर प्रवेश कर लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि कोई नया एनएफओ आया है तो फिर वो वहां पर प्रवेश कर लेते हैं, और बहुत बार वो एक स्कीम से निकलकर दूसरी स्कीम का रुख भी करते हैं। जितनी बार आप अपने निवेश के सफर को रोकेंगे, जितनी बार आप स्कीम्स का बदलाव करेंगे, जितनी बार आप एक स्कीम में प्रॉफिट बुक कर कर उसे दूसरी स्कीम में मूव करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी कंपाउंडिंग की जर्नी जो है वो रुकती है, उतनी ही ज्यादा आपका जो फाइनल रिटर्न है वो इम्पैक्ट होता है। बिकॉज आप जब भी स्वाति रिडीम करते हैं या निकलते हैं किसी स्कीम से और दूसरी स्कीम में प्रवेश करते हैं, तब आप प्रॉफिट बुकिंग तो करते हैं बट उस प्रॉफिट पर आप टैक्स भी दे देते हैं। तो वहां पर टैक्स जाने के बाद जो रकम बचती है, फिर वो रकम आप वापस निवेश करते हैं और वो वापस आपके लिए काम करना शुरू करती है। तो हर बार आप थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, बिकॉज आप टैक्स का जो रकम है 12.5% की, वो आप भर रहे हैं अपने गेन्स के ऊपर में। तो ये जो बिहेवियर्स है निवेशकों के पुराने रिटर्न्स को देख के निवेश करना, बार बार रिडीम करना, बार बार प्रॉफिट बुकिंग करना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें छोड़ना और जिनसे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है मेरे लिहाज से। आप जितना ज्यादा फेथ और ट्रस्ट किसी अच्छे स्कीम्स में रखेंगे, उन्हें चलने देंगे अपने पोर्टफोलियो में 3 से 5 7 साल के लिए, तभी आप कंपाउंडिंग का मजा ले पाएंगे और तभी आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसी मंत्र हैं या सीख है जो कि आप दशहरा के इस त्योहार से ले सकते हैं। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद निवेश के 10 रामबाण फंड पर हम चर्चा करने वाले हैं। पसंदीदा फंड्स दोनों एक्सपर्ट्स के जानेंगे, थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। 10 रामबाण फंड पर करने वाले हैं अब हम खास चर्चा और जानेंगे दशहरा के इस पर्व पर कौन से फंड सजेस्ट करने वाले हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। हर्ष, आपसे करेंगे शुरुआत और जानेंगे कौन से फंड्स आप चुनकर लाए हैं जो कि किसी के भी पोर्टफोलियो के तमाम विघ्न हर सकते हैं, तमाम परेशानियां दूर कर सकते हैं। तो मैं स्वाति कैटेगरी वाइज बताता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग लाइफ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उस रिक्वायरमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अलग अलग कैटेगरी के फंड्स बता दूं। सो पहले तो हमने जैसे बताया कि इमरजेंसी फंड और कंटिजेंसी फंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और लोग इन्वेस्टर्स अक्सर इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड की कैटेगरी में मेरा चुनाव रहेगा यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड। फिर एक दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जो मीडियम टर्म की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। मान लीजिए 5 साल से लेके 3 साल से लेके 6-7 साल तक की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड, एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है चुनाव के रूप में, क्योंकि इन्वेस्टर्स को कोई भी खुद से फिर एलोकेशन करने की जरूरत नहीं। इक्विटी मार्केट में एक प्री डिटरमाइंड मैट्रिक्स के बेसिस पे फंड मैनेजर्स इक्विटी और डेट के बीच में एलोकेशन बदलते रहते हैं। सो बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और इडलवेस बैलेंस एडवांटेज फंड, ये दो मैं दे रहा हूं क्योंकि दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज अलग है। एक प्रो साइक्लिकल, एक काउंटर साइक्लिकल है। एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का चुनाव कर रहा हूं मैं इस पर्पज से
कि उसमें आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, रियल एस्टेट और बाकी आपको अलग अलग एसेट्स जो है वो आपको एक ही स्कीम में मिल जाती है। और इस स्कीम की जो ट्रू टू लेबल स्कीम है इस कैटेगरी की, वो है व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। फिर लॉन्ग टर्म इक्विटी वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर स्कीम्स का चुनाव करूं तो उसमें आपको अलग कैटेगरीज में, अगेन लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, ऐसी अलग कैटेगरीज में आपको अलग अलग स्कीम्स के नाम बता दूं। एपीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और लास्ट में एक फैक्टर बेस्ड स्मार्ट बीटा स्मॉल कैप फंड जो है मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 फंड। तो ऐसे 10 स्कीम्स हैं अलग अलग कैटेगरीज की जो हर एक निवेशक की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए काफी होंगी। तो हर्षवर्धन के 10 पसंदीदा फंड्स हैं जिसमें यूटीआई लो ड्यूरेशन, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज, एडलवाइस का ही बैलेंस एडवांटेज, व्हाइट ओ कैपिटल का मल्टी एसेट उन्होंने एक चूज किया है, एक इंडेक्स फंड डाला है एबीएसएल का निफ्टी 50 इक्वल, पराग पारिक का एक इन फॉर्म ऑफ फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में निप्पॉन इंडिया का, मोतीलाल ओसवाल में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का, एसबीआई कॉन्ट्रा चॉइस भी उनकी रही है, तो वहीं मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम 100 ETF जो कि एक फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग पर आधारित है। तो एक पूरा एक जो डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है। मोहित, आपके पास अब आएंगे, ऐसे कौन से 10 रामबाण फंड है जो आपको लगता है पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए विद वैरायटी, जो कि एक पोर्टफोलियो के लिए रामबाण साबित हो? जी स्वाति, तो स्वाति देखिए, मैंने थोड़ा सा दूसरी तरीके से पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर मैं 100 रुपए का पोर्टफोलियो बनाता हूं तो मैंने 80% पोर्टफोलियो नॉर्मल स्ट्रैटेजिक रखा है और 20% पोर्टफोलियो को मैंने एक टैक्टिकल एलोकेशन दिया है। तो पहले जो स्ट्रैटेजिक यानी जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है मैं उसकी बात करता हूं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मैंने 6 इक्विटी फंड का चुनाव किया है। यहाँ पर 3 इंडेक्स फंड है। पहला लार्ज कैप के अंदर ट्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, जो कि 51 से 100 कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से उसमें निवेश करता है। दूसरा फंड लार्ज एंड मिड कैप क्षेत्र का ही इंडेक्स फंड है, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है, जो कि फैक्टर स्टाइल पे मोमेंटम फैक्टर के ऊपर में आधारित है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है इस फंड का। तीसरा फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक्टिव फंड है, वो है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। अगेन कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा फंड है एंड एज अ फंड हाउस मोतीलाल इज अ वेरी गुड फंड हाउस फॉर इक्विटी एलोकेशन। चौथा फंड मिड कैप में अगेन फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड है। यहां पर मैंने चुनाव किया है थोड़ा सा हटके और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक चुनाव है, वो है डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। क्वालिटी का जो पैरामीटर है वो अभी इस लास्ट रैली में इतना चला नहीं है और मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल में क्वालिटी फैक्टर काफी अच्छा चलना चाहिए। पांचवा फंड मिड कैप का एक्टिव फंड है, यह है ईडलवाइज मिड कैप फंड। और आखिरी इक्विटी फंड होगा स्मॉल कैप में अगेन एक्टिव एलोकेशन बंधन स्मॉल कैप फंड। तो ये थे आपके 6 इक्विटी फंड। एक हाइब्रिड फंड का रखा है मैंने अपने एलोकेशन में और वो होगा प्रू आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड। अगेन मल्टी एसेट एज अ कैटेगरी हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, तो यहाँ पर आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, रीट, इन्वेट इन सब का थोड़ा थोड़ा एलोकेशन अच्छे तरीके से मिल जाता है। एक डेट फंड, मुझे लगता है कि रेट साइकिल रिवर्स होगा आने वाले समय में, आरबीआई भी रेट कट करेगा। इस पॉलिसी मीट पे हालांकि नहीं किया, बट यूएस फेड ने ऑलरेडी रेट कट करने शुरू कर दिए हैं। तो यहां पर मुझे लगता है एक लंबी अवधि का डेट म्यूचुअल फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, एचडीएफसी लॉन्ग टर्म डेट फंड मुझे काफी अच्छा लगता है, जिसकी मॉड ड्यूरेशन बहुत अच्छी है और ये फंड गिरते हुए इंटरेस्ट रेट साइकिल में आपको बेहतरीन रिटर्न देगा, तो उसका एक चुनाव किया है। ये थे मेरे 8 स्ट्रेटेजिक फंड और 2 टैक्टिकल एलोकेशन है स्वाति, जो कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब फिर भी आपको 2 साल 3 साल के नजरिए से इनको देखना पड़ेगा। एक है ईडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड। मुझे लगता है कि चाइनीज मार्केट काफी समय से दबे हुए रहे हैं, उनका वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है और काफी हद तक थोड़ा सा एलोकेशन शिफ्ट ग्लोबल तरीके से चाइना की तरफ हो रहा है। तो यहां पर एक चाइनीज फंड जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हो वही इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो यहां पर ईडलवाइज का ग्रेटर चाइना फंड मुझे काफी अच्छा लगता है। और एक कमोडिटी बेस्ड टैक्टिकल एलोकेशन, अगेन यहां पर मुझे आदित्य बिरला सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स का चुनाव किया है मैंने। मुझे लगता है कि जिस तरह से गोल्ड की रैली हुई है पिछले 1-1.5 साल में और सिल्वर को अभी काफी कैचअप करना है,
तो यहाँ पर हम अपने रिसर्च के लिहाज से सिल्वर पर काफी बुलिश हैं आने वाले समय के लिए। तो यहाँ मैंने टैक्टिकली ये चाइना और सिल्वर फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट किया है। ओके, तो एक वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मोहित के जो तमाम फंड्स है उसमें भी देखने को मिलता है। ये दोनों पसंदीदा जो 10-10 फंड्स हैं, ये जरूरी नहीं कि आप सारे 10 के 10 फंड्स चूज करें अपने पोर्टफोलियो में। आप ऐसे कई निवेशकों के पोर्टफोलियो में ये फंड हो भी सकते हैं, पर अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से आपको फंड्स की सिलेक्शन करनी चाहिए। और मैं इसी से हर्षवर्धन ये पॉइंट भी जानना चाहती हूँ, जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है किसी इन्वेस्टर की, वो कई बार उसको आंकने में एक इन्वेस्टर गलती कर देता है। तो एक रिस्क को समझना कैसे चाहिए किसी के इन्वेस्टमेंट में, हर्षवर्धन वेरी क्विकली समझू तो देखिए स्वाति, इसमें ना कोई बहुत सारे टूल्स भी होते हैं जिसमें आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन आपको एक क्वेश्चन बेस्ड होते हैं कि आपको कई सवाल पूछते हैं, उस सवालों के आप जवाब किस तरह से देते हैं उसके बेसिस पे एक पॉइंट सिस्टम होता है, जिसके बेसिस पे आपको एक आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बताई जाती है। तो ऐसे कई टूल्स हैं जिससे आप अपने रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे कोई टूल्स यूज नहीं करते हैं तो सिर्फ इतना अपने आप से पूछिए कि अगर मार्केट, आपने मान लीजिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है, और अगर मार्केट 10% गिरेगा या 20% गिरेगा या 30% गिरेगा, आपका रिएक्शन कैसा होगा। तो उस बेसिस पे आपको कम से कम एक समझ आ जाएगी कि भाई आप इस मार्केट के लायक हैं कि नहीं, क्योंकि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई टूल्स हैं जिससे आप अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं पॉइंट सिस्टम के, वैसे बहुत अच्छी बात है। अगर वैसा नहीं है तो प्लीज अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको किस तरह का रिएक्शन होगा अगर मार्केट 10, 20 या 30% गिरता है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। उस बेसिस पे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये मार्केट आपके लिए है कि नहीं। ओके, तो ये रिस्क एपेटाइट समझना जरूरी था, क्योंकि जितने भी फंड्स की हमने बात की वो अकॉर्डिंग टू आपका रिस्क एपेटाइट, आपके पोर्टफोलियो को कितना सूट करता है, ये समझना भी जरूरी है। तो निवेश की कुछ ऐसी गलतियां, कुछ बुरी आदतें जो आप इस विजयदशमी दूर कीजिए, और 10 रामबाण फंड बेहतरीन सिलेक्शंस बताई हर्षवर्धन और मोहित ने। आप सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस शो का भी समापन करते हैं। धन्यवाद हर्षवर्धन, मोहित, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए जी।